हाय वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों मैं आपका दोस्त आई एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ नरेशन पार्ट 2 के साथ। दोस्तों इससे पहले मैंने नरेशन पार्ट 1 अपलोड किया था आपके लिए। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप पहले नरेशन पार्ट 1 को देखें और फिर तब आप जाके नरेशन पार्ट 2 को समझ सकते हैं। तो चलिए नरेशन पार्ट 2 की बात आज हम करेंगे, लेकिन नरेशन पार्ट 2 की बात करने से पहले नरेशन पार्ट 1 में जो बात की गई थी उसकी कुछ शब्दों को एक बार रिपीट करना चाहेंगे ताकि आपको कुछ चीज़ों को मैं रिमाइंड करवा सकूं। तो आइए समझते हैं। हमने कहा था नरेशन एक शब्द है जो नैरेट शब्द से निकला है। नैरेट का मतलब होता है बयान करना और नरेशन का अर्थ होता है कथन। और नरेशन को ही दूसरे शब्द में कह सकते हैं स्टेटमेंट, और इसी को ही हम तीसरे शब्द में कह सकते हैं स्पीच। और हमने कहा था कि स्पीच दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो दरअसल दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है, तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है। हमने कहा था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर किसी भी सेंटेंस को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला किसी चीज़ को अगर सीखने की आवश्यकता है तो वो है चेंज ऑफ पर्सन। क्या है दोस्त? चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन आपको सीखना होगा। चेंज ऑफ पर्सन क्या है? तो चेंज ऑफ पर्सन ये है कि आपकी जो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदल दिया जाता है। किससे? यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्यों बदल दिया जाता है इसकी बात हमने आपको पार्ट 1 नरेशन पार्ट 1 में कह दिया है, तो आप कृपया उस वीडियो को देखें। तो चेंज ऑफ पर्सन आज हम लोग सीखेंगे। देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है हमारा ही सेज टू मी आई एम, यहाँ पे कॉमा होगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास आपका स्टार्ट होगा। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। शी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना चाहते हैं तो ये वाली जो पर्सन है ये आपको बदलना होगा। ये वाली पर्सन जो है आपको बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो दरअसल ये जो आई है ना, ये मैं नहीं हूँ। ये आई कौन है? ही है, वह। इसीलिए इस आई को बदलना होगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। यहाँ पे कहता है योर फ्रेंड, तो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त है। इसीलिए ये जो योर शब्द है सेकंड पर्सन हमारा, ये शब्द बदल जाएगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी चूंकि ये तुम्हारा दोस्त नहीं मेरा दोस्त की बात कर रहा है। तो ये जो आपकी पर्सन के खेल है, इसको कैसे हम चुटकी में बदल सकते हैं, उन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक है हमारा एस, फिर है एक नो और एक क्या है? एन। यहाँ पे एस फोर कहते हैं सब्जेक्ट और ओ फोर कहते हैं नो ऑब्जेक्ट और एन फोर कहते हैं नो चेंज। एक रूल है जो बनाया गया है, बहुत सिंपल है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। और यहाँ पे हमने कहा वन फॉर फर्स्ट पर्सन, क्या कहा? फर्स्ट पर्सन। और यहाँ पे हमने लिखा टू, और टू फॉर क्या है? सेकेंड पर्सन। क्या है? सेकेंड पर्सन। और हमारा यहाँ पे है आपका 3 और 3 4 है थर्ड पर्सन। क्या है दोस्त? थर्ड पर्सन। तो जो हम यहाँ पे इस रूल को, इस फॉर्मूला को सही ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन कौन हो सकता है? तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू। आई, वी और यू को छोड़कर बाकी सारे को हम क्या कह देंगे? थर्ड पर्सन। क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। जैसे ही, सी, ईट एंड दे, etc, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, वी फर्स्ट पर्सन होता है और यू हमारा सेकंड पर्सन है। और उसके बाद ही, सी, इट, दे, राम, कोई आगे कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच। यानी इस वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है वो बदल जाता है किसके अनुसार? रिपोर्टिंग के, बोलिए एक बार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का अनुसार।
इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि कोई फर्स्ट पर्सन है जैसे आई, तो ये आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसका अनुसार, सब्जेक्ट का अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो अब जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इस आई के जगह अब हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्योंकि ये आई दरअसल मैं तो ऐसे भी नहीं हूँ, वो वही है, इसलिए आपको ही लिखना है। तो ये आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई या वी आपको दिखता है तो उसको हमेशा आपको बदल देना है सब्जेक्ट का अनुसार। अगर सेकंड पर्सन आपको दिखता है तो बदल देना है किसका अनुसार, ऑब्जेक्ट का अनुसार। जैसे यहाँ पे देखिए योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये योर हमारा किसके अनुसार बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट का अनुसार। जब हम इसी बात को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो योर के प्लेस में आप क्या लिखेंगे, माई। क्या लिखेंगे, माई। तो ये आपकी सेकंड पर्सन बदल जाएगा किसका अनुसार, ऑब्जेक्ट का अनुसार। बट याद रखिएगा थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे अगर है तो वो नो चेंज, उसे हम नहीं बदल सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगी। मान लो यहाँ पे है ही इज माई फ्रेंड, तो ये जो माई शब्द होगा ये बदल जाएगा, बट ये ही है तो ये ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन को कहा जाता है नो चेंज, ये बदलता नहीं है, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। तो चलिए इस सेंटेंस को अगर हम बदल के आपको दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, जैसे ही और सेज टू। अब देखो ये सेज टू को भी हम बदल देंगे, क्यों बदल देंगे दोस्त, इसको समझते हैं। इस सेज टू को इसलिए बदल देंगे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नज़र ट्रांसफॉर्मेशन पर होता है। जितना चीज़ों को आप बदल सकते हैं बदलो, जितने चीज़ों को आप तब्दील कर सकते हो करो, क्योंकि आप जब चेंज ही कर रहे हो तो जितना ज़्यादा चेंज कर सकते हो करो। मेनली तो हमें ये चीज़ पर्सन चेंज करना था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, तो क्यों ना करें। देखो से एक ऐसा वर्ब है कि से के बाद जब भी एक ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा उसके साथ प्रीपोजिशन टू फिक्स होता है। से के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रीपोजिशन फिक्स होता है क्या, टू। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर टू नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ टू होगा, और जब यहाँ टू दिया गया होगा तो सेज टू को हम बदल के क्या लिख सकते हैं, टेल्स लिख सकते हैं। सेज का जो कहना है, सेज का जो कहना है वो टेल्स का भी वही मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है कि सेज के साथ टू लगता है और टेल्स के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, तो ही टेल्स मी। अब सवाल मेन आता है कि ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमास है इसको आपको क्या करना है, हटाना है, और इसको हटाकर इसके जगह पे क्या देना है, कोई एक कंजंक्शन देना है। आपको एक कंजंक्शन देना है। क्यों कंजंक्शन देना है भाई, तो कंजंक्शन इसलिए देना है क्योंकि इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं अभी ये देखिए अलग अलग दो सेंटेंस है। जैसे हमने कहा सी ही सेज टू मी एक सेंटेंस है, यू आर माई फ्रेंड एक दूसरी सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को एक साथ अगर कंबाइन करके जोड़ के रखा है कोई चीज़ तो वो कौन है, इन्वर्टेड कॉमास है और कोमा है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास तो हमारी हट जाएगी। जब इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगी तो उसके जगह कोई वर्ड तो चाहिए जो दोनों वाक्य को एक साथ जोड़ सके। तो जो शब्द एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ेगा या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा उससे हम कहते हैं कनेक्टर्स, और उसी को हम कहते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमें कोई कंजंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन क्या होगा, दैट। क्या होगा, दैट। यहाँ पे कंजंक्शन क्या होगा, दैट। अब सवाल ये होता है कि सर कैसे समझे कि यहाँ पे कंजंक्शन हमारा दैट ही होगा, कुछ और क्यों नहीं। जैसे कंजंक्शन के रूप में नरेशन में क्या क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे समझो। कंजंक्शन यानी इस इन्वर्टेड कोमा को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो इन्वर्टेड कोमास है दोस्त, इसको बदलने का कई तरीका। एक तो दैट, ये इन्वर्टेड कोमास हट के दैट लग जाएगा। जब दैट लगेगा तो कंडीशन रहेगा कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस है वो असर्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो असर्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, वो असर्टिव होना चाहिए। अगर असर्टिव नहीं है तो वो सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्टेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्टेटिव होना चाहिए। या तो हमारा वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, एक्सक्लामेटरी होना चाहिए। अगर सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो ये इस इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। एक्सक्लामेटरी जब सेंटेंस होगा तो दैट से पहले भी कुछ आएगा, जैसे एक्सक्लेम। जैसे हमारा आता है एक्सक्लेम विद, एक्सक्लेम विद के बाद यहाँ पे जॉय हो सकता है, सोरो हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, यानी
किस रूप में उसने चिल्लाया, किस रूप से उन्होंने अपने आप को शॉक्ड किया, वो चीज़ को आपको फील करना होगा। उसके बाद यहाँ जॉय हो सकता है, सरो हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो हम इन्वर्टेड कॉमास को बदल के क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसके बाद दैट लिखेंगे। अगर सरो है तो सरो के बाद दैट, सरप्राइज है तो सरप्राइज के बाद आप दैट लिखेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। तो ये दैट कब होगा यहाँ पे, जब हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस होगा नंबर 1, नंबर 2 ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, और नंबर 3 क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और नंबर 4 में एक चीज़ होगा कि वो सेंटेंस जो लेट से शुरू हुआ हो, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो सेंटेंस जो लेट से शुरू हुआ हो, तो उस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, दैट आएगा। किसके लिए दैट आएगा, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, यानी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पेस में चेंज करने के लिए। तो ये चीज़, ये जो कुछ पॉइंट्स हमने कहा है, इसको आप कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए बिल्कुल ट्रिक के साथ, कंसेप्चुअली आप बिल्कुल 1 मिनट में, सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, यदि ये पॉइंट्स आपको याद हो जाए। दोस्तों मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि आपको स्मार्ट तरीक़ा से बताए, पर कोशिश कर रहे हैं। ये बोर्ड थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, आपको गंदा दिख रहा होगा, पर कोशिश कीजिए, कॉपी लीजिए, जो कह रहे हैं वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और साथ साथ आप लिखते चलिए, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाने का पहला चीज़ दैट का होता है, ये चीज़ आपने देख लिया। आप देखेंगे इसके जगह इफ़ हो सकता है, क्या हो सकता है बाबू, इफ़ या क्या हो सकता है, वेदर। अब सवाल आता है कि ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग कब करें। तो इफ़ या वेदर का प्रयोग तब करेंगे जब हम बात यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का करेंगे। किसका करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का 2 रूप होता है। एक होता है एस या नो क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में दे दिया जाए। जैसे हम कहते हैं आर यू मैट, या आर यू फैट, या आर यू अ टीचर। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसी को कहते हैं एस या नो क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन अगर हो, यानी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाने वाले सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, सीधा समझ लो देहाती भाषा में कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो फिर ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है वो दैट के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता। तब हमें उसके प्लेस में क्या लगाना होगा, इफ़ या वेदर। और सेंटेंस में जैसे ही इफ़ या वेदर लग जाएगा, बाकी के सेंटेंस किस रूप में आ जाएगा, असर्टिव रूप में आ जाएगा। फिर आपको बाकी के सेंटेंस किस में लिखना है, असर्टिव रूप में लिखना है। हम एक एक करके प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। अभी कुछ पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप इन पॉइंट्स को लिखें ताकि आपको बेटर ढंग से समझ में आए। दोस्तों एक और देखिए, ये तो हमारा वो देखिए, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हेन विल यू कम, इस प्रकार से कोई अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए तो ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास है या कॉमा है वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, आपका सेम क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। जो क्वेश्चन वर्ड हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, सेम उसी क्वेश्चन वर्ड को आप कंजंक्शन के रूप में प्लेस कर सकते हैं, कंजंक्शन के रूप में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट वाला टॉपिक समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्या समझ गए, असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में क्या आएगा, दैट। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में क्या आएगा, इफ या वेदर। किसके लिए, इन्वर्टेड कॉमास के लिए। और आगे वाला नेक्स्ट, अगर हमने कहा था यहाँ पे कोई टर्म आ जाए क्वेश्चन वर्ड, तो फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम सेम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि कोई इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या आ जाए, कोई इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए, तो उस इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, या तो टू का प्रयोग करना है या तो आपको नॉट टू का प्रयोग करना है, नॉट टू या टू का प्रयोग करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस इन्वर्टेड कॉमास को कब और कैसे हम लोग किसके साथ, किस कंजंक्शन के साथ रिप्लेस करते हैं। आइए दोस्तों, मेन हमको समझाना आपको था चेंज ऑफ पर्सन, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ हमें लगा कि ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे अक्सर ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाने में दैट ही का प्रयोग कर लेता है, जो गलत है। तो आइए समझते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, आपका असर्टिव सेंटेंस है।
बाकी आई जो है ना, कह रहा है कि इसको किसके अनुसार बदल दो, फर्स्ट पर्सन का आंसर, सॉरी सब्जेक्ट का आंसर। तो किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ये, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ही। अब आगे कहता है एम, यहाँ पे क्या है, एम। एम क्यों है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्पेस में आई के साथ एम आया है। अब आई रिप्लेस होके क्या हो गया है, ही है। तो आपको क्या लगाना है, इज, ही इज। अब देखिए योर, अब योर जो है इसको हम लोग किसका आंसर बदलते हैं, चूंकि योर हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता किसका आंसर है, ऑब्जेक्ट का आंसर। और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसलिए आपको क्या लिखना है, माई। क्या लिखना है, माई। और माई के बाद क्या आ जाएगा, फ्रेंड। अब सवाल ये होता है कि सर हमने अगर मान लो मी लिख दिए तो नहीं होगा, तो नहीं होगा दोस्त, क्योंकि योर क्या है, पॉजेसिव केस है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जिस शब्द को हम चेंज कर रहे हैं, जिस पर्सन को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है, उसी के हिसाब से इसके ऑब्जेक्ट वाली जो शब्द होगी उसकी पोजीशन बदलकर हम इसके पोजीशन में लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। तो मेरे ख्याल से आपको चेंज ऑफ पर्सन समझ में आया। इसमें अधिकतर बच्चों को कई समस्या था जो डील हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लास में।